नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हमें हिंदी के क्लास में और वो भी दूसरी पारी में। अब तक हमने प्रथम पारी में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से लेकर 12 इकाई तक जो भी कुछ सीखा समझा। अब उसके बाद दूसरा सेमेस्टर जिसमें 13 से लेकर 24 इकाई हमें पढ़नी है और समझनी है। अब कुछ बदलाव आएंगे बीच में शायद, तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आज हम दूसरे सेमेस्टर में जो हमारी प्रथम इकाई है और जिसका नाम है दाज्यू, क्रम 15वीं इकाई जिसका नाम है दाज्यू, जिनके लेखक हैं शेखर जोशी जी, जिनको आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। दाज्यू, देखिए ये आमतौर पर देखा जाए तो एक हिंदी का मामूली सा शब्द है, लेकिन ये एक पहाड़ी शब्द है, पहाड़ी हिंदी का शब्द है। देखिए भाषा हिंदी है, उनकी 14 जितनी बोलियां हैं उपबोली हैं, उनमें से एक बोली है पहाड़ी हिंदी। उनका एक छोटा सा शब्द है दाज्यू, दाज्यू जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई, जो हमारे लिए बड़े भाई जैसा है, या हमारा जो बड़ा भाई है उसे हम दाज्यू कह सकते हैं। शेखर जोशी जी हिंदी साहित्य के एक संवेदनशील कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। इनकी कहानियों में मनुष्यों के मानसिक सांवेगिक संवेदनाएं भावनाओं का विकास आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो यहां एक छोटी सी कहानी दाज्यू लेकर आए हैं हमारे सामने। उस कहानी में क्या है उसे देखने से पहले उनकी कुछ अलग कृतियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो उनकी कृति देखिए, कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनके इन प्रमुख कहानी संग्रहों में अनगिनत कहानियां हैं जिनमें मानवों की, इंसानों की संवेदनाएं संकलित की गई है, और उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको यहां उद्वेलित किया गया है इन कहानी संग्रहों में। और हमारे लिए दाज्यू जो छोटी सी कहानी है वो विशेष है। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता ये है कि दाज्यू कहानी पर जो चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया है। काफी खूबसूरत कहानी है दाज्यू, छोटे से बालक की कहानी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर से बहुत दूर अकेला आया है, और उसके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटती है, किस प्रकार उसके जीवन में मोड़ आते हैं। उन मोड़ों को, उन घटनाओं को, उन हादसों को, कुछ हादसे अच्छे भी होते हैं और खुद हादसे बुरे भी होते हैं। अक्सर हादसे अच्छे हो ये जरूरी भी नहीं होता। तो किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आता है, किस प्रकार वह काम करता है, क्या काम करता है, और उसके जीवन में बदलाव लाने वाला इंसान कौन है जिसे वो अपना दाज्यू मानता था, क्या हकीकत में वास्तव में उसका दाज्यू बनने के लायक है या नहीं, हमें ये जानना है इस कहानी के माध्यम से। शायद कहीं ना कहीं इस कहानी के जरिए लेखक हमें ये इशारा कर दे कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे या आए होंगे कि किस प्रकार छोटे बच्चों से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उससे बातें करनी चाहिए, किस प्रकार उससे आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करते हुए उसे दुख न पहुंचे, इस प्रकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे सामने आज शेखर जोशी जी दाज्यू लेकर आए हैं। देखिए दाज्यू कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई है। बाल श्रमिक
यानी कि सरकारी नियम के मुताबिक जो 14 साल से कम है बालक है, जिसकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, वो अगर श्रम करता है, मजदूरी करता है, तो वह बाल मजदूरी कहा जाएगा। वो एक प्रकार का अपराध है समाज में। तो यह जो कहानी है वो क्या है, क्योंकि वो एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है जिसका नाम मदन है। इस लड़के का नाम है मदन, एक पहाड़ी बालक है और जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। और भोलेपन में देखिए बालकों का स्वभाव है सबके साथ समान व्यवहार करना। बालकों को समाज की रीत बात, जात पात, अमीरी गरीबी कुछ समझ में आता नहीं है। बालकों को प्रेम पूर्वक भाषा ही समझ में आती है। तो वही भाषा के माध्यम से उसके साथ क्या हुआ और जिसे वो अपना दाजू मानता था अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, किस प्रकार उसी आदमी ने उसके बाल मन पर किस प्रकार आघात कर दिया है, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। मर्म यानी कि अपने हृदय को झकझोरने वाला प्रश्न, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सही हुआ मदन के साथ? तो ये हमें मजबूर कर देता है कि उस बच्चे के प्रति हमें सहानुभूति उत्पन्न होगी अंत में, कैसा नहीं होना चाहिए था। तो कहानी किस प्रकार की है, आइए अब हम चलकर कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए चौक से निकलकर बाईं ओर, चौक है, चरवाहा है, चार रास्ता, उसके ओर बाईं ओर निकलकर एक बड़े साइन बोर्ड वाला एक बड़ा सा बैनर, बड़ा सा बैनर है, साइन बोर्ड है और एक छोटा कैफे है जहां चाय पानी नाश्ता आदि मिलता है। वहीं जगदीश बाबू, देखिए हमारे लिए नाम महत्वपूर्ण है, जगदीश बाबू। जगदीश बाबू है वहीं पहली बार मदन से मिले थे। अब मदन का हुलिया कैसा है वो देखें। मदन तो गोरा चिटा रंग, गोरा है, गोरा चिटा रंग, नीली सफाफ यानी कि सुंदर स्वच्छ आंखें हैं, नीली आंखों वाला गोरा चिटा रंग है और सुनहरे बाल, और चाल में एक अनोखी मस्ती, क्योंकि छोटे बालक हैं, छोटा सा बच्चा है, बालक है, शायद 8-9 साल, उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 9-10 साल का शायद हो सकता है बालक। तो एक अनोखी मस्ती, लेकिन शिथिलता नहीं, जो ठहराव होना चाहिए बालकों में, बालकों में ठहराव नहीं होता, गंभीर नहीं होता, बालक गंभीर नहीं होते, वो यहां वहां उछल कूद करते रहते हैं, अपनी मनमानी करते रहते हैं। बस उसी प्रकार का वह बालक था जो मनमानी करता था, यहां वहां काम करता था, उछल कूद करता था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद किसी फुर्ती, जिस प्रकार कमल का जो फूल है उसके ऊपर पानी की बूंद डालोगे तो क्या होगा, तुरंत फिसल जाएगी क्योंकि वो चिकनी है। उसी प्रकार उस बालक की स्फूर्ति थी, तेजी से काम करना, यूं पलक झपकते ही आपका ऑर्डर हाजिर हो जाता था, इतना फुर्तीला था वो बालक। और क्या कहते हैं कि आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है। देखिए आंखों में चंचलता है, ठहराव है नहीं, गंभीरता है नहीं किसी बात की, अनुमान लगाया गया है कि 9-10 साल का वो लड़का होगा, बस वही उम्र उसकी होगी। तो ये हमारे मदन की बात कर रहे हैं। दो प्रमुख पात्र हैं, जगदीश बाबू और मदन। अब मदन का परिचय हमें मिल गया है। अब क्या होता है, अधजली सिगरेट के साथ, पहाड़ी इलाका है, ठंडी का माहौल है, तो जगदीश बाबू है अपनी अधजली आधी जली सिगरेट लेकर लंबा कस खींचते हुए सीधे एंटर होते हैं उस छोटे से कैफेटेरिया में, कैफे में। तो वह मेज पर एक प्लेट उठा रहा था, छोटा सा कैफे है, एक कोने पर रखा जो मेज है, टेबल है, वहां से वह प्लेटें उठा रहा था। जगदीश बाबू वहां गए और पास की कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने आ गया था। देखिए जगदीश बाबू ने जैसे ही प्रवेश किया तो वह लड़का दूसरे कोने पर
टेबल साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही जगदीश बापू एक और कोने के सामने वाले कोने के टेबल पर बैठे, तुरंत वह लड़का वहां से तुरंत यहां आ गया। इतनी फुर्तीला, इतनी फुर्ती थी उसमें, मानो घंटों से उसी स्थान, उसी पर वहां आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा। इतना उत्सुक था, उत्साह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि मानो कई घंटों से वहां इंतजार कर रहा था, कब ये साहब आएंगे, कब मैं उनका ऑर्डर लूंगा। वहां कुछ बोला नहीं, बस छोटी सी स्माइल चेहरे पर आ गई और नम्रता प्रदर्शन के लिए वो थोड़ा सा झुका। व्यवहार देखिए, छोटे बच्चे के व्यवहार में देखिए कितनी, देखिए चाल में शिथिलता नहीं है, ठहराव नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वह एक सुलझे हुए बच्चे की तरह है, सुलझा हुआ है। लेकिन देखिए उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया। बस उसके इसी मौन में उसका सारा मेनू यानी कि काफी तरह का जो लिस्ट होता है, मेन्यू कार्ड, वो समाहित था। उसने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया, लेखक ने चाय का ऑर्डर दिया। कुछ क्षण बाद ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर हो गई थी। चाय का ऑर्डर दिया, वापस मुस्कुराया, दौड़ा और दौड़कर वापस चाय ले गए। देखिए क्रिया तेजी से हुई यहां पर क्रिया, लेकिन यह क्रिया कैसी हुई, शारीरिक क्रिया हुई है। लेखक ने ऑर्डर दिया सिंगल चाय, उसने सुना, मुस्कुराया, तुरंत दौड़ा चाय लेने के लिए और सिंगल चाय लेकर वापस लेखक के सामने आ गया। पलक झपक यानी कि कुछ ही क्षण में आ गया। अब इस कुछ ही क्षण में जगदीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है उसका वर्णन लेखक ने यहां दिया है। इस कहानी में मनोविज्ञान भी है साथ में। लेखक ने जगदीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी बातें चल रही हैं, वो भी कुछ क्षणों की बातें। देखिए हमारा दिमाग शांति से बैठने वाला नहीं है, वो हर बार कुछ ना कुछ नया सोचता ही रहेगा। तो जगदीश बाबू इतने में क्या सोच रहे हैं वो बताया गया है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं, स्वाभाविक है, इंसान भावनाशील है, भावनात्मक तरीके से सभी चीजों से जुड़ा हुआ है, वो विचित्र भावनाएं हैं। अब निर्जन एकांत स्थान में, निर्जन यानी कि जहां निर्जन, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, निर प्लस जन, ये भी आपको याद रखना है। निर्जन यानी कि जहां इंसानों का आना जाना नहीं है, ऐसे प्रदेश है, या एकांत अनजान प्रदेश। एकांत यानी कि ऐसा प्रदेश जहां आपसे कोई परिचित ना हो, न आप किसी से परिचित हो, ऐसा प्रदेश। और साथ में निसंग होने पर, आप अकेले हो, तब आप अपने आप को काफी अकेलेपन का महसूस होता हुआ, मजबूर होता हुआ दिखाई देंगे। तो कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, भावनाओं को अकेले। देखिए कभी कभी क्या होता है, अनजान प्रदेश पर आप जाते हैं, अकेले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपकी भावनाएं उस प्रकार की हो जाती है। लेकिन जब भावनाएं आपके साथ नहीं होती, तब आप क्या होता है, तब आपको अपनों के बीच भी एकाकीपन का अनुभव होता है। लगता है इस एकाकीपन में सब कुछ कितना निकट है। अनजान प्रदेश में गए हैं, जहां कोई परिचित नहीं है, अकेले हैं, फिर भी वो पूरा माहौल हमें अपना सा लगता है। हमने देखा था गुलमर्ग की खिड़की में एक रात, याद कीजिए, लेखक घूमने निकले थे, पूरा शहर गुलमर्ग अपने में समाहित हुआ नजर आता था। यहां यही बात है, पूरा माहौल हमें अपने अंदर अपनी ओर खींचता सा मालूम होता है, कितना निकट, कितना अपना, मानो हम यहीं के हैं सदा के लिए, हमेशा से यहीं के रहने वाले थे। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत सैकड़ों नर नारियों के बीच जनवरमय यानी कि लोगों के समूह के बीच में कभी कभी क्या होता है, देखिए दो कंडीशन है, दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था ऐसी है
कि मानो अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, फिर भी वह वातावरण हमें अपने जैसा लगता है। दूसरी परिस्थिति क्या है, हजारों लोगों के बीच में रहकर भी हम अकेले हैं। किसका खेल है ये? किसका? भावनाएं। हमारी भावनाएं बड़ी विचित्र है। सारा खेल हमारी भावनाओं का है। इसी भावनाओं के आधार पर ही हम कभी कभी अपने आप को अपनों के बीच भी अकेला महसूस करते हैं और अनजान के बीच भी अपने जैसा महसूस करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन क्या है? भावनाओं का सारा खेल है। जो कुछ है सब कुछ पराया है। हम घर पर रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो सारी चीजें अपनी हैं, लेकिन हमारी भावनाएं अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें अकेलेपन का महसूस अपने खुद के घर में भी हो सकता है। ऐसा अनुभव हमें कभी न कभी जीवन में होगा, या शायद किसी को हो भी गया होगा। तो सुनेपन की अनुभूति होती लगता है जो कुछ है सब कुछ पराया है, अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ पराया है। कितना अपनत्वहीन, मानो कुछ अपना है ही नहीं, सब कुछ दूसरों का है, अपना कुछ नहीं है। और पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की किसी कथा में, मूल में। देखिए, अपनों के बीच जब हमें एकाकीपन का अनुभव होता है तो उसका मूल कारण क्या होता है? दो बातें बताई गई हैं। मूल कारण है बिछोह यानी कि अलगाव, विरक्ति यानी कि दुख। अपनों के जाने का दुख है या किसी अपने प्रिय व्यक्ति से या प्रिय पात्र से अलगाव होने का दुख है। इसी दुख के कारण हमें अपनों के बीच भी एकाकीपन का अनुभव होता है। देखिए, ये सारी चीजें उसी क्षण में है। कौन से क्षण में पता है ना आपको? कि जगदीश बाबू ने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया, वहीं से जगदीश बाबू के दिमाग में ये सारी भावनाएं चलती है, और जब तक वो ऑर्डर लेकर आ गया इतने सारे विचार उनके दिमाग में आ जाते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। देखिए, जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, अकेले आए हैं। अब चौक की चहल पहल, देखिए चौक है, चहल पहल ज्यादा होगी। कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन। जगदीश बाबू नए नए आए हैं, अभी ये माहौल उनके हिसाब से नहीं ढला है, इसलिए क्या है, सब कुछ अपनत्वहीन, पराया लगता है। शायद कुछ दिनों रहकर, मनोविज्ञान तो यह कहता है कि सीधे ही हम दूसरों के साथ अटैच नहीं हो सकते, कुछ समय देना पड़ता है। कुछ समय के बाद सारी चीजें हमारे लिए नॉर्मल बन जाती हैं। जिस प्रकार हमने वो उस इकाई में पढ़ा था, गुलमर्ग की खिड़की में एक रात, लेखक ने कहा था कि पहली बार तो मैं कुछ ही घंटे में पूरा गुलमर्ग देख कर आया था, लेकिन बाद में पता चला कि गुलमर्ग को तो पूरा कभी देखा जा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां अपनेपन का भाव आ गया था। बस वही अपनेपन का भाव यहां नहीं है, इसीलिए क्या होगा, सब कुछ पराया लगता है, नीरस हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद रहकर वहां अभ्यस्त हो जाएंगे। अभ्यस्त यानी कि उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, तो क्या होगा, बस इसी वातावरण में उसके बाद उनको जगदीश बाबू को अपनेपन की अनुभूति होने लगेगी। पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है। लेकिन आज की बात करते हैं, आज कोई भी चीज अपनेपन जैसी नहीं लगती, बहुत दूर है। कितनी दूर? चाहे उन्हें अपना पूरा गांव, शहर, घर सब कुछ याद आने लगता है। फ्लैशबैक में अपना गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल, कॉलेज, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, सब कुछ याद आने लगता। तुरंत आवाज आई, चाय साहब। कौन लेकर आया था? जगदीश बाबू के लिए चाय लेकर कौन आया था? मदन। जगदीश बाबू ने राखदानी में, एस्ट्रे, छोटी सी ट्रे जिसमें सिगरेट की राख उसमें डाली जाती है, राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वहीं कुछ, कौन से शब्द? चाय साहब। शब्दों की ध्वनि में वहां कुछ ही, जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। किसकी? अपनेपन की। उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। जिस बात को लेकर वह दुखी थे,
अपनेपन की भावना वाले शब्दों को लेकर वो दुखी थे, वही शब्द उनके सामने प्रस्तुत हो गए। और कहां मिले तो के मदन के रूप में। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा नाम है। अच्छा मदन, तुम कहां के रहने वाले हो? अब धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अनजान इलाका है, किसी से तो बात करनी पड़ेगी, उसकी आदत अभ्यस्त होना पड़ेगा, तो लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, स्वाभाविक है। तो मदन को पूछते कि भाई कहां के हो? तो मदन क्या कहता है, देखिए कि पहाड़ में, पहाड़ी बालक हूं, पहाड़ का हूं। तो जगदीश बाबू कहते कि पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में आता है भाई? अब देखिए बच्चे के मन में अब एक ख्याल आ गया कि मैं जहां से आया हूं वह एकलौता पहाड़ नहीं है, ऐसे तो अनगिनत है, मेरे जैसे अनगिनत गांव होंगे। अब इस बार उसे पहाड़ और जिले का भेद, पहाड़ और जिला क्या है, शहर क्या है, गांव क्या है, उसका भेद अब इससे बच्चे को पता चल चुका है, मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा काफी फेमस जगह है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अब इस प्रश्न से बालक को संकोच में डाल दिया गया। छोटा सा गांव है जहां कोई भी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए तो बेचारा बालक है, मदन है, वो यहां कमाने के लिए आया है। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच था, इस कारण टालता हुआ बोला, अरे वहां दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। अरे फिर भी नाम तो कुछ होगा। जगदीश बाबू कहते हैं कि नाम तो कुछ होगा उसका। डोटियालगो हमारे नाम याद रखने योग्य है, नाम है डोटियालगो। बहुत सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर अत्यंत खुशी का मंजर छा गया। क्यों? जगदीश बाबू के चेहरे पर पुत यानी कि लगी हुई एकाकीपन की स्याही, यानी कि जगदीश बाबू अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन अचानक दूर हो गई, क्योंकि जब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मदन को बताया वे भी उसके निकटवर्ती यानी कि नजदीक के गांव के रहने वाले हैं, तो लगा प्रसन्नता से उसके चेहरे खिल उठा। अरे मदन, मैं भी तुम्हारे पास के गांव का ही हूं। अरे भाई, हम दोनों आस पड़ोस के गांव वाले हैं, बड़ा मजा आएगा अब तो भाई। अब आज से मानो मदन को लगा इतने समय बाद उसे कोई अपने पास के गांव वाला कोई ऐसा इंसान मिला। इतना अत्यंत खुशी से उसका बदन थर-थर कांपता है, एक्साइटमेंट हो गया मदन, इतना एक्साइट हो गया कि मानो जो ट्रे रखी थी वो गिरी जाएगी, इतना एक्साइट हो गया था। अब उसके मुंह से शब्द निकलना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पाए, बस अपने दिमाग में खो गया। कहां गया खोकर? देखिए, खोया वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। अपने अतीत में, अपने गांव में क्या छोड़कर आया है वहां। आज अचानक उसे अपने अतीत की याद आ गई। जगदीश बाबू को देखकर, उसके साथ बातचीत करते हुए, अतीत में क्या क्या है? तो अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा। देखे पहाड़ी शब्द आ गए। ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली उनकी दीदी का नाम है, ओके, छोटी बहन। दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के में किसकी छाया निकट लगी, यानी कि किसके समान लगा? परिवार में जगदीश बाबू किसकी जगह फिट होते हैं? तो देखिए, छोटा सा बच्चा है तो सबसे पहले माँ के ज्यादा करीब होगा। ईजा, माँ नहीं, माँ का स्थान तो कोई जीवन में ले ही नहीं सकता। दीदी, अरे वो तो छोटी है, उसका स्थान कौन लेगा? दाजू, हाँ बड़ा भाई दाजू। तो जगदीश बाबू अब मदन के लिए क्या बन गए? दाजू बन जाते। देखिए, दाजू बन गए कौन? जगदीश बाबू। अब दोनों के बीच में किस प्रकार की बातें होती है? 2-4 दिनों में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अब दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं है, परिचित हैं। अब क्या होता है? धीरे धीरे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आना जरूरी है। अब दोनों के बीच में
गहरी आत्मीयता बन जाती है। जैसे ही जगदीश बाबू आते तुरंत मदन कहीं पर भी हो कैफे में तुरंत दौड़कर जगदीश बाबू के सामने प्रकट हो जाता था और टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, जय हिंद साहब, जय हिंद, जय हिंद। छोटा बच्चा इसीलिए दाजू आते हैं, दाजू आज तो ठंड बहुत है, आज ये वो अनगिनत बातें। क्यों? क्योंकि जगदीश बाबू अब उनके लिए कोई ग्राहक नहीं है, उनके लिए कोई मेहमान नहीं है, उनके लिए वह उनके बड़े भाई हैं। जिस प्रकार वो अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मदन जगदीश बाबू के साथ करता है। देखिए धीरे धीरे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबके सामने अब उसे दाजू कहने लगता है, दाजू आज तो ठंड बहुत है ना, दाजू क्या यहां भी यू पड़ेगा, यू यानी कि हिम पड़ेगा। दाजू आपने तो कल बहुत कम खाया था। तभी किसी ओर से बोई की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू और कोई चीज, पानी लाओ। दाजू की सेवा में लग जाता है। अब उनके लिए उनका पूरा परिवार, मदन के लिए अपना पूरा परिवार जगदीश बाबू में समाहित हो चुका था, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार बन चुका था। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में क्या होगा? देखिए लाया दाजू शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता कि जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर मां अपने बेटे को चुनती। बिछड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद जब छोटा बच्चा मां से बिछड़ जाता है, उसके बाद दोबारा जो मिलन होता है उसके अंदर जितनी संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वही संवेदनाएं, वही प्रेम मदन के अंदर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही उत्साह दिखाई दे रहा है। मदन निर्दोष है, उसे समाज के रीति रिवाजों का पता नहीं है। जगदीश बाबू को था। हमने आगे देखा था कि कुछ दिनों के बाद अभ्यस्त होने के बाद, कुछ दिन अभ्यस्त होने के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद अपने आप जगदीश बाबू इस शहर के माहौल में ढल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्या तब भी वह मदन के साथ इस प्रकार व्यवहार करेंगे? सोचने वाली बात है। सभ्य समाज के लोग हैं, मदन तो अनपढ़ है, गवार है और छोटे से गांव का है, तो क्या यह सही होगा? आइए कुछ देखते हैं हम। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, जैसे हमने बताया था। अब यहां चौक, कैफे नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में दिखाई दे रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब एक बात खटक रही थी। क्या? कौन सी बात? मदन सबके सामने जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारता था। इस बात को अब वह अच्छा नहीं लगता था, जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बुलाया, इधर आओ मदन, मदन इधर आओ। आया दाजू। वापस दाजू शब्द की पुनरावृत्ति पर जगदीश बाबू का क्रोध ऊपर चढ़ गया। मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठ के। जब तक जगदीश बाबू को अपनेपन का एहसास नहीं हुआ था, तब तक मदन के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन जैसे ही पूरा शहर, इलाका अपनेपन में रंग गया, मदन साइड में हो गया। मदन अब पराया हो चुका था, क्योंकि अब उनके अहंकार में, अहंकार, मध्यम वर्गीय संस्कार के अहंकार जाग उठे थे। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा आदमी, ये छोटा सा बालक मुझे दाजू कहेगा? मेरी क्या औकात रहेगी सबके सामने? ये सोच, ये अभिमान इंसान के पतन का निर्देश करता है। अपनत्व की पतली डोरी अहंकार की तेज धार के आगे टिक न सकी। अब उनको अहंकार आ गया था कि मैं तो भाई रुपये पेशे वाला हूं, इज्जतदार, प्रतिष्ठित इंसान हूं समाज का, और ये समाज के नीचे दबे हुए गरीब लोग, गांव के
नौकर हमें बड़े भाई जैसे सबके सामने बुलाएंगे तो कैसे चलेगा, मेरी इज्जत क्या क्या, ये अहंकार की बात। और वो जो मदन के साथ अपनत्व का जो बंधन था, जो डोरी थी, वो टूट चुकी है। चाय लाऊ दाजू, मदन को कुछ अभी पता नहीं है। दाजू चाय लाऊ, चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, क्या है दाजू दाजू, सबके सामने छोटे बच्चे को चिल्ला दिया। प्रेम से समझाने की बात थी, लेकिन नहीं, अहंकार है, गुस्सा है। तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है। मदन पढ़ा लिखा नहीं था, पहाड़ी बालक है। प्रेस्टीज शब्द का अर्थ वह समझ पाएगा क्या नहीं, वो भी जगदीश बाबू को ख्याल नहीं था। लेकिन मदन चतुर है, होशियार है, प्रेस्टीज का अर्थ नहीं पता, लेकिन जगदीश बाबू के चेहरे पर जो गुस्सा दिखा, जो भावनाएं देखी, उससे पता चल गया कि जगदीश बाबू को दाजू कहलाना अब पसंद नहीं था। सबके सामने बच्चे, मदन ने सब कुछ समझ लिया था। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया। देखिए, समझदार इंसान है, फिर भी वह नहीं समझे कि किस प्रकार समझाना चाहिए। लेकिन जो ना समझ थे, वो इतने तो समझदार थे कि वो सामने वाला इंसान क्या समझाना चाहता था। सोचकर देखिएगा, समझदार है, उसे समझाना नहीं आया, लेकिन जो ना समझता वो सब कुछ समझ गया कि क्या समझना है हमें। समझ समझ की बात है, समझ कर चलोगे तो समझना आसान हो जाएगा। अब मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी, बुरा लगा। स्वाभाविक है, छोटा बच्चा है। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना लेकर वहां अपने कोठरी में चला गया और घुटनों पर बैठकर फुट फुट कर रोया है मदन। आज सिसकियां भर कर रोया है, इतना रोया है कि मानो पहली बार किसी ने उसे अपनी माता की गोद से दूर कर दिया हो, छोटी बहन के आंचल से दूर कर दिया हो, बड़े भाई पापा के पास से दूर कर दिया हो, खींच कर उसे कोई बाहर खींच कर ले गया हो। इतना आहत हुआ है। इतना आहत तो तभी नहीं हुआ था जब वो सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहां कमाने के लिए आया था, तब भी इतना दुखी नहीं हुआ था जितना दुख उसे जगदीश बाबू के व्यवहार से लगा। तो क्या ये सही हुआ? घर गांव से दूर, ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित स्वाभाविक ही था। दोनों अपने अपने घर से दूर थे, दोनों अकेले थे, दोनों के बीच में आत्मीयता का संबंध बनना स्वाभाविक था, स्वाभाविक है वो। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल से दूर कर दिया हो, किसी ने बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निर्णय लेता है, जो निश्चय करता है, वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण हो लेता है। यानी कि भावनाएं इंसानों के अंदर उमड़ती रहती हैं, घुमड़ती रहती हैं, तो क्या होगा, इंसान सही दिशा में सोच नहीं पाएगा। अगर दुख है तो उसे अपने आंखों के जरिए रोकर बाहर निकालने के बाद, ठंडे दिमाग से सोचने के बाद, हृदय के अंदर जो उमड़ती घुमड़ती वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सबको निकाल देने के बाद जो निर्णय होगा, जो निश्चय होगा, वो सही होगा, वो हमारे भविष्य के लिए सिद्ध साबित हो सकता है। यही बात मदन के साथ हुई। फुट फुट कर रोया है मदन आज। इतना बुरा व्यवहार किसी ने नहीं किया उसके साथ, लेकिन उसके बाद रोया, उसके बाद रोकर जो निश्चय किया वो आगे चलकर उसे निश्चित ही काम लगा होगा। अब मदन पूर्ववत दूसरे दिन काम पर आ गया। अब दूसरे दिन कैफे में
जगदीश बाबू, अचानक जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी यानी कि उनके क्लासमेट, उनके साथ पढ़ने वाले हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचने पर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, इशारे से बुलाया। देखिए अब दोनों के बीच में बातचीत बंद है। मदन को पता चल गया कि अब उसे किसी के साथ भी आत्मीयता पूर्वक व्यवहार नहीं करना है। देखिए जगदीश बाबू अगर प्रेम से समझाते तो क्या मदन नहीं समझता? समझ जाता, तो दोनों को दुख नहीं होता। मदन को दुख होता नहीं, मदन आहत नहीं होता। ये गहरा आघात है। देखिए जीवन में ऐसी ही समस्याएं, ऐसी घटनाएं हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। तो बुलाया, इशारे से बुलाया, जैसे लगा कि वहां दूर दूर रहने का प्रयत्न करता हो। पहले की तरह नहीं कि जैसे ही जगदीश बाबू को देखा टेबल पर बैठे तुरंत मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जी हुजूर, दाजू, ये वो सारी चीजें अब बंद, बिल्कुल बंद हो गई, स्टॉप हो गई। अब क्या लाऊ दाजू, कुछ नहीं, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। 2 बार बुलाने पर आया मदन, मानो दूर दूर रहने का प्रयत्न करता हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान नहीं थी, स्माइल नहीं था जो पहले देखा गया। क्या लाऊ दाजू कहा? नहीं कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू नहीं बोला, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लाया साहब जो सबको कहता है मदन, लाया साहब, इस प्रकार कहकर वहां चला जाता है, मानो दोनों अपरिचित हो। देखिए कितना बदलाव आ गया बच्चे में, कितनी भावनाएं आहत हुई उसकी जगदीश बाबू की वजह से, झूठे अहंकार की वजह से। अब लाया साहब उसके उच्चारण के हिसाब से हेमंत कहता है कि शायद पहाड़िया है ये बालक, यानी कि किसी पहाड़ का है। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने। हाँ, और बात का जो टॉपिक है वो वार्तालाप का विषय बदल दिया। मदन चाय ले आया था, हेमंत उपकार जताने के लिए पूछता है, अरे क्या नाम है लड़के तुम्हारा? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। बड़े साहब है, कुछ टिप बिप दे देंगे, एहसान चढ़ा देंगे। अब देखिए कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन हो छा गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसे ही एक दिन जगदीश बाबू ने मदन से पूछताछ की, पूछा, गांव का नाम पूछा, आत्मीयता बंधी, और अचानक प्रेस्टीज का ख्याल, सारी चीजें मदन के सामने ताजा हो गई। कल की ही घटना थी, याद क्यों नहीं होगी भाई? प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा, उन्हें लगा कि जैसे अभी वहां कुछ ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। गुस्से में लाल, क्योंकि गोरा चिट्टा रंग था, और गुस्से में आकर क्या हो गया, लाल टमाटर जैसा हो गया उसका चेहरा, मानो अभी कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दूर आया, क्या नाम है तुम्हारा? बोई कहते हैं साहब, मुझे यहाँ सब कुछ बोई कहते हैं। बस मुड़कर चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो यहां हमारी छोटी सी इकाई समाप्त हो जाती है। अब आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है, पूरा स्वाध्याय आपको एफबी में लिखना है।